तो आज हम पहला चैप्टर PIL का स्टार्ट करने वाले हैं, विच डील्स विद इंटरनेशनल लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड इट्स बेसिस। So, introduction to international law. What is international law? In other words, it's also known as law of nation. If we say international law, inter and national, तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है इंटर और नेशनल, दैट इज लॉ बिटवीन टू नेशन. सो इन लेमन लैंग्वेज आई वुड से क्या है इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ आर रूल्स, norms, standard that apply between sovereign state, either two or more, and other entities, for example international organization, even individual. तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें नॉट ओनली सोवरेन स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कवर्ड. इंटरनेशनल लॉ पुराना नहीं है ज़्यादा, लेट्स से अबाउट 150 ईयर्स अगो तभी इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. 1920 में लीग ऑफ नेशन बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज थे वो अराइज होने लगे. उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, तभी इंटरनेशनल लॉ फोर्स में आया. जो टर्म है हमारा इंटरनेशनल लॉ, दिस वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जेरेमी बेंथम. इन्होंने बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी थी इंटरनेशनल लॉ की, जो बहुत ही लिमिटेड स्कोप पे डील करती थी. अकॉर्डिंग टू हिम, इंटरनेशनल लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग रिलेशंस बिटवीन स्टेट. बहुत ही ट्रेडिशनल और लिमिटेड डेफिनेशन इन्होंने दी. तो बेंथम का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ कलेक्शन ऑफ रूल्स है विच गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट. सो डिफेक्ट क्या था इनकी डेफिनेशन में? सो बेंथम वाज ओनली डीलिंग विद स्टेट, ही ओमिट इंडिविजुअल्स एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दो मेन कंपोनेंट है अगर हम लेटेस्ट और अभी की डेफिनेशन की बात करें. लेकिन उस टाइम इतना डेवलप भी नहीं हुआ था इंटरनेशनल लॉ, तो उस टाइम उनकी डेफिनेशन काफ़ी रेलिवेंट थी. इफ आई टेक एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945, देयर आर मैनी कंट्रीज, 190 above countries are part of United Nations. Secondly, the Geneva Convention, third Universal Declaration of Human Rights, 10th of December 1948. ये सब क्या है? कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. These all are the examples of international law that are dealing with two or more than two nations. Now definition आपके UGC नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेनहाइम की डेफिनेशन है. अब इसमें आप क्या करेंगे? सीधा वो डेफिनेशन डाल देगा और पूछेगा कि किस जूरिस्ट ने लिखी है. तो इसमें मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ. आपको इसमें कीवर्ड्स याद करने होंगे डेफिनेशन के. अब जैसे ओपेनहाइम ने क्या कहा, लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशन रूल्स which are considered legally binding by the civilized state in their intercourse with each other. ये भी बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन थी उस टाइम की. इसमें क्या बोला, ओपेनहाइम वाज ओनली डीलिंग विद सिविलाइज्ड स्टेट और सिर्फ कस्टमरी और कन्वेंशन रूल्स की बात की थी ओपेनहाइम ने. ओपेनहाइम ने प्रिंसिपल को नहीं बनाया इसमें पार्ट. सेकेंडली इंडिविजुअल को नहीं बनाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताया. तो बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन थी. तो इसको कैसे याद करेंगे आप? इसमें देखिए कीवर्ड क्या क्या है, कस्टमरी, कन्वेंशनल लॉ, सिविलाइज्ड स्टेट एंड इंटरकोर्स विद ईच अदर. ठीक है. सेकंड है JL बरेली. इन्होंने भी सिमिलर सी डेफिनेशन दी थी. उन्होंने कहा था इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड नेशन. ये भी सिविलाइज नेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, रिलेशनशिप विद वन अनदर. यहाँ पे इन्होंने इंटरकोर्स की बात नहीं की, रिलेशन विद वन अनदर. थर्ड ग्रे, इनकी भी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है. ये क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स. इन्होंने भी सिर्फ रूल्स की बात की, प्रिंसिपल को इंक्लूड नहीं किया. विच अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर.
इंटरकोर्स ओपेनहाइम ने भी बोला है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिविलाइज स्टेट की बात की है और कस्टमरी और कन्वेंशन रूल्स की बात की है। तो इसको 3-4 बार पढ़ लेना डेफिनेशन को, ठीक है। एक केस लॉ है हमारे पास, क्वीन वर्सेस केन। इसमें लॉर्ड कॉलरिज ने डिफाइन करा था इंटरनेशनल लॉ को एज द लॉ ऑफ नेशन is that collection of usage which civilized state have agreed to observe in their dealing with one another। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं समझने लायक, इसको बस आपको 2-3 कीवर्ड याद रखने हैं जिससे आप एमसीक्यू इसको करेक्टली सॉल्व कर पाए। अब ये जो ओपेनहाइम की डेफिनेशन थी, ये बहुत ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी। इनके मरने के बाद इनकी बुक आई है 9th एडिशन, जिसको एडिट किया सर रॉबर्ट जेनिंग ने और सर आर्थर वर्ड्स ने। इन्होंने क्या करा, ओपेनहाइम की डेफिनेशन को काफ़ी ब्रॉडली डिफाइन किया। इन्होंने ओपेनहाइम की डेफिनेशन तो रखी, लेकिन उसमें अदर एलिमेंट और जोड़ दिया, अदर एलिमेंट जो कि आज प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, सच एज नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ओपेनहाइम की डेफिनेशन है, बट दीज रूल्स आर प्राइमरली दोज विच गवर्न द रिलेशन ऑफ स्टेट, बट स्टेट आर नॉट द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओपेनहाइम ने क्या कहा था, ओनली सिविलाइज स्टेट, बट यहाँ पे रॉबर्ट जेनिंग और आर्थर क्या कह रहे हैं, इट्स स्टेट आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, international organization and to some extent also individual may be subject of rights conferred and duties imposed by their international। अगर आज की मैं बात करूं तो आज JG स्टार की डेफिनेशन सबसे रेलिवेंट है। ये बहुत ही इन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन करी जो सारे एस्पेक्ट को कवर करती है। ये पूछेगा नहीं एग्जामिनर, काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ लॉ विच composed for their greater part of principle and rules of conduct which state feels themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relationship with each other, which includes the rules of law relating to functioning of international institutions or organizations, their relation with each other and their relations with the state and individual। Second, certain rules of law relating to individuals and non-state entity so far as the rights and duties of such individual and non-state entities are concerned of their international community। जितना भी मॉडर्न अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो स्टार की डेफिनेशन आज भी रेलिवेंट है। अब आ जाइए ह्यूगो ग्रोटियस, इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जा सकता है। ग्रोटियस की एक बुक थी जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, डी ज्यूरे बेलिस एस पेसिस, जिसका मीनिंग होता है लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। 1625 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि इंटरनेशनल लॉ के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को डील करती है, और ये एग्जामिनर कई बार पूछता है। So Hugo Grotius divided international law into natural law and positive law, and he further divided the positive law into human law and divine law। और ह्यूमन लॉ को इन्होंने फर्दर डिवाइड करा लॉ ऑफ नेशन जो कि है हमारा इंटरनेशनल लॉ, और म्युनिसिपल लॉ जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को डील करता है। अब नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का? कुछ जूरिस्ट ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ ही नहीं है, किसी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ लॉ तो है लेकिन बहुत ही वीक लॉ है, और किसी जूरिस्ट ने कहा नहीं इंटरनेशनल लॉ तो लॉ है। सो पहले समझते हैं किसने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। सो पहले आ जाते हैं हमारे जॉन ऑस्टिन साहब, जो आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा। ही बिलोंग्स टू पॉजिटिव स्कूल। इनकी लॉ की डेफिनेशन हम जूरिस में भी पढ़ते हैं, दैट लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय थ्रेट ऑफ सैंक्शन बाय अ सुपीरियर अथॉरिटी। सो इनका कहना ये था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, और इनका रीजन क्या था कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट हैव एनी सैंक्शन बिहाइंड इट, एंड ऑल्सो इट डज नॉट एमिनेट फ्रॉम लॉ गिवन बाय अथॉरिटी। तो ना तो इंटरनेशनल लॉ में कोई सैंक्शन है और ना ही ये किसी अथॉरिटी से आया है, देयरफॉर इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। अब ये जो इन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ इज ओनली पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने कहा इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी। तो द आंसर वुड बी जॉन ऑस्टिन। सेकंड है हॉब्स, वेटी एंड पोफेंड्रॉफ। इन्होंने भी यही कहा, ये भी ऑस्टिन के व्यू से
सहमत थे, इन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। इनका बेसिस क्या था, दैट इट इज़ नॉट ट्रूली इन्वेस्टेड विथ ट्रू लीगल फोर्स। सेकेंडली, इट इज़ नॉट बैक बाय कमांड ऑफ सुपीरियर, इन्होंने भी यही कहा, कमांड नहीं है, सुपीरियरिटी नहीं है और लीगल फोर्स नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। हॉलैंड इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉलैंड ने डिस्क्राइब करा इंटरनेशनल लॉ एज अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो हॉलैंड का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉज। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय स्टेट अथॉरिटी, स्टेट की कोई अथॉरिटी नहीं है, एंड दैट्स वाई इट इज नॉट लॉ। और वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि लॉ तो है लेकिन बहुत ही वीक लॉ है, तो हम इसे लॉ मानते ही नहीं। हॉलैंड का ऐसा कहना था, क्योंकि इसमें सेंशन नहीं है। मतलब जो भी पॉजिटिव स्कूल के प्रोपाउंडर थे उनका यही कहना था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, नॉट अ रियल लॉ। अब आ जाओ, इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। फर्स्ट आते हैं हमारे हॉलैंड और लॉरेंस। इनका क्या कहना था, दे सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। इनका बेसिस क्या था, दे सेड इंटरनेशनल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम एंड प्रेसिडेंट। ये सोर्स है, हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसमें समझेंगे कस्टम और प्रेसिडेंट के बारे में। अभी सिर्फ पासिंग रेफरेंस में समझ लीजिए। इंटरनेशनल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम एंड प्रेसिडेंट विच आर द सोर्स ऑफ लॉ एंड इट हैबिचुअली ट्रीटेड लाइक अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिव लॉ, देयरफॉर इट इज अ रियल लॉ। पोलक का भी ऐसा ही मानना था, उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग अपॉन इट्स मेंबर, the only essential condition are the existence of political community and the recognition by its member of settled rule binding upon them in that capacity। तो क्या essential condition थी पोलक के अकॉर्डिंग, कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज करे जो लॉ है, दैट इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स मेंबर और सेटल्ड रूल्स बाइंडिंग अपॉन देम। तो ये दोनों कंडीशन इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। स्टार्क की भी डेफिनेशन है लेकिन वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। स्टार्क ने कहा इंटरनेशनल लॉ इज रियली अ लॉ बट इट इज अ वीक लॉ। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो क्या इंटरनेशनल लॉ लॉ है? यस, we can say international law is a law but it is a weak law। so let's discuss the basis of international law। so पहले आती है हमारी नेचुरलिस्टिक थ्योरी और सेकंड है हमारी पॉजिटिविस्ट थ्योरी। सो नेचुरल थ्योरी के जो हमारे प्रोपाउंडर हैं वो कौन है, ग्रोचियस, प्रोफेंडॉफ एंड वेटल। सो नेचुरलिस्टिक थ्योरी का क्या मानना है, दैट सिस्टम ऑफ लॉ विच एमिनेट्स फ्रॉम गॉड और रीजन और मॉरल। आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ी होगी। नेचुरल थ्योरी क्या बात करती है कि लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम गॉड और अ डिवाइन लॉ और बेस्ड ऑन रीजन्स और मॉरल्स। सो द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर द नेचुरलिस्टिक थ्योरी, ये क्या कहते थे कि नेचुरल लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉ। जो नेचुरल लॉ है उसी से सब लॉ ड्राइव्ड हुए हैं और ऑल लॉ विल इंक्लूड इंटरनेशनल लॉ। एंड इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट एज इट इज एज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर। इंटरनेशनल लॉ क्यों बाइंडिंग है स्टेट पे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। Secondly, international peace and security being necessary for the survival of humankind, all laws relating to it are thus part of law of nature। So जो international peace है और जो international security है ये क्या है, basic necessity है for the survival of humankind और इसीलिए ये part of law of nature। Second is the positive theory। Positive theory का क्या मानना है, जो इसके प्रोपाउंडर है कि law is made by human made law। So only those principle may be deemed as law which have been adopted with the consent of state। तो अगर स्टेट कंसेंट करता है तभी लॉ माना जाएगा, अदरवाइज वो लॉ नहीं माना जाएगा। सेकेंडली, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर इक्वली बाइंडिंग सिंस बोथ आर इशूड बाय विल ऑफ द स्टेट। जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ है वो भी विल ऑफ स्टेट से होता है और इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो भी विल ऑफ स्टेट से होता है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ भी बाइंडिंग है एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ। थ्योरी ऑफ कंसेंट है, ये भी बेस्ड है पॉजिटिव। बेसिकली देयर आर टू थ्योरीज, ठीक है, पहली आपकी नेचुरलिस्टिक थ्योरी और दूसरी है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। अब जो थ्योरीज मैं बता रहा हूँ ये सब पार्ट हैं या तो पॉजिटिविस्ट का या फिर नेचुरलिस्टिक का। सो थ्योरी ऑफ कंसेंट ये बेस्ड है पॉजिटिव थ्योरी पे। इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं एनसीलोटी, ट्राइपेल एंड ओपेनहेम।
सो इनका क्या कहना है दैट नेशन हैव गिवन देयर कंसेंट, ठीक है, नेशन हैव देमसेल्फ आइडेंटिफाइड एंड मेड रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन देम। जैसे हमारा एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कब बाइंडिंग होता है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दे एग्री विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी एंड बाय देयर ओन विल। तो वही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होगी कि कंसेंट है, दैट nations have given their consent and nation have themselves identified and made rules which are binding upon them। अगली हमारी ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, ये भी पॉजिटिव थ्योरी पे ही बेस्ड है। इसका क्या कहते हैं कि सेल्फ रिस्ट्रेंट और वॉलंटरी रिस्ट्रेनिंग अपॉन द सोवरेनिटी ऑफ स्टेट बाय गिविंग देयर कंसेंट। जो स्टेट हैं वो अपनी खुद कंसेंट देके अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, और ये वॉलंटरी रिस्ट्रेनिंग थ्योरी भी है कि स्टेट ने अपनी सारी कंसेंट और पावर एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जो कि सेंशन गवर्न करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैक्टा sunt servanda, ये भी बेस्ड है पॉजिटिव थ्योरी पे। ये क्या कहता है, इसका मीनिंग है ट्रीटीज शैल बी कंप्लाइड विद। सो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन वंस द नेशन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद देयर कंसेंट दे मस्ट फॉलो इट गुड फेथ। एक बार आपने कंसेंट दे दी तो आप पे ये थ्योरी बाइंडिंग होगी। लास्ट है हमारी थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बेस्ड है नेचुरलिस्टिक थ्योरी पे। ऊपर की जितनी भी थ्योरी थी वो थी पॉजिटिव स्कूल पे बेस्ड, और ये है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट थ्योरी इवन व्हेन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देन आल्सो देयर वर सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग बेसिक राइट दैट मेक इंटरनेशनल लॉ एज अ स्टेट लॉ। प्री एग्जिस्टिंग राइट होते हैं राइट टू लाइफ, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये क्या है, ये किसी लॉ ने थोड़ी या स्टेट ने थोड़ी ड्राइव करे हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग बेसिक राइट है। तो लॉ इससे भी गवर्न होता है, जो कि एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। So that's it, we are done with the first unit that deals with international law definition, nature and basis. अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे sources of international law. Thank you.